हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो मेरे दोस्तों? सब बढ़िया। ये देखिए द हिंदू का एडिटोरियल है। हम लोग आज पढ़ेंगे द हिंदू का। ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा। लेट्स गो डाउन, लेट्स सी व्हाट्स देयर। सो यू कैन से दिस इज द एडिटोरियल हियर, सो आई विल मेक इट बिगर फॉर यू गाइस so that you can look at more properly. Okay, so let's say start, and you will learn a lot. Make sure to hit the like, subscribe, share with your friends. So this is reservation रूस। रूस का क्या मतलब है दोस्तों? रूस का मतलब है चाल। किस तरह की चाल? के आरक्षण तो एक चाल है, रिजर्वेशन आरक्षण। आरक्षण तो रिजर्वेशन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? आरक्षण। रूस का मतलब क्या हुआ? चाल। कह रहे हैं कि वुमेन्स एम्पावरमेंट, ये औरत की जो सहन शक्ति है या औरत की जो शक्ति है, इज़, ये क्या है? एक एक्सक्यूज़, बहाना है टू अंडरमाइन, खोखला करने का फेडरल इक्वलिटी को। फेडरल इक्वलिटी को खोखला करना है, यानी आरक्षण को असली मकसद छुपाने के लिए इस्तेमाल करना है। देखिए, असल में लेखक ये कहना चाह रहे हैं, लेखक का संदेश ये है कि उस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या महिलाओं का समर्थन सच में सभी लोगों के बीच बराबरी लाने का तरीका है, या इसे किसी दूसरी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आरक्षण एक चाल है, यानी महिलाओं को मजबूत बनाना। वुमेन्स एम्पावरमेंट इज़ एन एक्सक्यूज़, एक बहाना है ताकि राज्यों के बीच बराबरी, जिसको फेडरल संतुलन बोलते हैं, फेडरल संतुलन, राज्यों के बीच बराबरी को अंडरमाइन का मतलब होता है दोस्तों कमज़ोर करना। अंडरमाइन का क्या मतलब होता है? कमज़ोर करना। तो हम पढ़ेंगे इधर, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ये तो हमने पढ़ लिया है, ओके। तो दोबारा पढ़ेंगे इसको। कह रहे हैं कि इन अ पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट की जो बैठक हुई है, कन्वेंट का मतलब होता है दोस्तों बुलाई गई, जो बुलाई गई है फ्रॉम अप्रैल 2016 से, अप्रैल 2016 से। इसको मैं और बड़ा कर लेता हूँ, है ना, ताकि आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है। यानी ये जो पार्लियामेंट में जो बैठक हुई है दोस्तों, कन्वेंट ऊपर बुलाई गई है फ्रॉम अप्रैल 2016 से। कह रहे कि द यूनियन गवर्नमेंट, यानी जो केंद्र की जो गवर्नमेंट है, इज़ क्या कर रही है? सीकिंग, मांग कर रही है, वो चाहती है। सीकिंग का मतलब ये क्या होता है दोस्तों? चाहना। किस चीज़ के लिए? टू एडवांस, बढ़ाने का, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन की शक्ति को या वुमेन की मजबूती को। समझे नहीं? महिलाओं को मजबूत करना चाहते हैं, बट लेकिन एज अ पार्ट ऑफ ये एक हिस्सा है दोस्तों, एक वाइडर बिल का, बिल पैकेज का एक हिस्से के तौर पे, ठीक है। इस तरीके से वुमेन को एम्पावरमेंट करना चाहती है, ठीक है, गवर्नमेंट। कह रहे कि द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो संविधान है, 31st अमेंडमेंट जो संशोधन बिल था दोस्तों 2026 में, एंड और अ कंपेनियन, उसके साथ में आने वाला जो डीलिमिटेशन बिल है, उसको एक्चुअल में यहाँ पे दो चीज़ आ रही है। एक तो 31st अमेंडमेंट बिल जो है वुमेन के लिए, वो आ रहा है दोस्तों। दूसरा जो है एक कंपेनियन बोलते हैं, साथ में आने वाला बिल भी आ रहा है। यानी अब देखो, मैं इसका मतलब समझ जाओ ताकि आप इसको समझ सकें। मतलब क्या है कि देखिए जब लोकसभा की सीट दोबारा बांटी जाएगी, जिसको परिसीमन भी बोलते हैं, और जनसंख्या के हिसाब से होगी, तो जिन राज्यों में अपनी आबादी, जिन राज्यों ने अपनी आबादी कम रखी है, जैसे तमिलनाडु वगैरह है, दक्षिण के कई राज्य हैं, उन्हें क्या होगा दोस्तों? कम सीटें मिलेंगी। इससे उनका संसद में प्रतिनिधित्व कम होगा, क्योंकि ये डीलिमिटेशन जो बिल है दोस्तों, ये जो बिल है डीलिमिटेशन जो बिल है, इसका मतलब क्या होगा? लिमिट का मतलब सीमा लगा देना, डीलिमिट, सीमा को ख़त्म कर देना। मतलब क्या है? 1971 का जो बिल था, उसमें यह था कि भाई इस राज्य को इतनी सीट मिलेंगी, इस राज्य को इतनी सीट मिलेगी, चाहे आबादी बढ़े या घटे। लेकिन अब ये क्या कर रही है दोस्तों? ये बिल ये करेगी कि अगर आबादी बढ़ेगी तो आबादी के हिसाब से सीटें मिलनी चाहिए एक। तो उससे क्या होगा कि बीजेपी जो है, करंट गवर्नमेंट, चूँकि उसकी हुकूमत है यूपी में, और यूपी में आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ से ज़्यादा एमएलए निकलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से
मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ भी इनकी है वहाँ आबादी ज़्यादा है, और जहाँ पे जो ज़्यादा जो है आबादी कम है तमिलनाडु, तो वहाँ पे सीटें कम मिलेगी। तो डिलिमिटेशन जो एक लिमिट लगा के रखा था उसको ख़त्म करना है, तो उन्हें कम सीटें मिलेंगी। इससे यानी जैसे तमिलनाडु चूँकि आबादी कम, इससे कम जो है उनका संसदों में प्रतिनिधित्व जो है उनका कम हो जाएगा। दूसरी तरफ जहाँ आबादी ज़्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार जैसे हिंदी भाषा जो इलाके हैं, वहाँ पे ज़्यादा सीटें मिलेंगी और उनका राजनीतिक असर भी बढ़ जाएगा। ऐसे में जो राज्य पहले जनसंख्या पर नियंत्रण करके आगे बढ़े थे, जैसे तमिलनाडु, केरला वगैरह है, उन्हें लगेगा कि उनकी आवाज़ संसद में कम हो गई, यानी उनकी राजनीतिक ताकत घट गई है। ओके, समझ में आ रहा दोस्तों? तो अब हम दूसरा इसकी तरफ चलते हैं। कह रहे कि द स्टेटेस्ट जो बयान किया गया, जो रेशनल, जो इसके पीछे लॉजिक जो बयान किया गया, वो क्या बयान किया गया? इज़ द ऑपरेशनलाइजेशन यानी जो लागू करना है ऑफ नारी शक्ति वंदना को। जो ये पूरा बिल है दोस्तों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम व्हाटएवर जो भी है, ये 160वां जो संशोधन है ऑफ 2023 के, उसको लागू करने की बातचीत चली है, जिसको इसका ओवरऑल माना है कि वुमेन आरक्षण का, विच रिजर्व जो कि रखता है 1/3 एक तिहाई क्या है ऑफ लोकसभा एंड असेंबली सीट्स, किसके लिए? वुमेन के लिए रखेगा। बट लेकिन ये सब चीज़ें जो बिल वगैरह जो आने वाली थी दोस्तों, ये सब होने वाली थी कब? ये सब होने वाली थी बाद में, लेकिन इसको पहले ही कर दिया गया। ठीक है, कह रहे हैं कि लेकिन ये जो बट वाज टाइड, इसको बांध दिया गया था या जुड़ा हुआ था टू अ पोस्ट सेंसस, जनगणना के बाद, पोस्ट सेंसस डिलिमिटेशन, यानी पोस्ट क्या नाम है, जनगणना के बाद जो डिलिमिटेशन था उसके बाद इसको होना था। यानी इसका ये बताया गया है, कारण ये बताया जा रहा है कि नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम जो है 2023 का जो 106वां जो संशोधन है उसको लागू किया जाए है। ऑपरेशनल, इसका क्या मतलब है? ऑपरेशनलाइजेशन का मतलब है लागू करना। ओके, जो लोकसभा और विधानसभा की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है ना, ये हमने पढ़ लिया। रिजर्व 1/3 1/3 लोकसभा और असेंबली सीट को किसके लिए करता है दोस्तों? वुमेन के लिए क्या कर देता है? लागू किया जाए। ठीक है, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है, लेकिन इसे जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन से जोड़ा गया था। बट वाज टाइड टू, जोड़ा गया था कि जनगणना टू अ पोस्ट सेंसस, जनगणना के बाद से होने वाले डिलिमिटेशन जो बिल होना था, जो सीटों का बंटवारा होना था, उससे जोड़ा गया था। ओके, यानी इस बिल से लोकसभा में सीटों की संख्या क्या है? बढ़ जाएगी, यानी कुछ राज्यों में ज़्यादा सीटें मिलेंगी और राज्यसभा पर इसका असर नहीं पड़ेगा। यानी लोकसभा की बात हो रही है। कह रहे हैं कि सरकार का महिलाओं के आरक्षण को परिसीमन के साथ जोड़ने पर जोर ये दिखाता है कि पहले यानी महिला आरक्षण का इस्तेमाल दूसरे परिसीमन को छिपाने के लिए किया जा रहा है। कह रहे कि द गवर्नमेंट का जो जोर है इंसिस्टेंस ऑन किस चीज़ पर है? बंडलिंग। बंडलिंग का मतलब होता है बंडल बना देना वुमेन के जो आरक्षण को किसके साथ? विथ एक तो ये रिजर्वेशन वुमेन आरक्षण को हो गया, फिर दूसरा क्या है? डिलिमिनेशन जो बिल है ये सजेस्ट, ये बतलाता है, दिखाता है कि द फॉर्मर से मुराद कौन सा होगा दोस्तों? ये वुमेन्स रिजर्वेशन है ना, कि जो वुमेन के जो आरक्षण है इज़ बीइंग यूज, इस्तेमाल किया जा रहा है एज किस तरीके से? पॉलिटिकल कवर, राजनीतिक क्या है? कवर के लिए, ढकने के लिए, फॉर द लेटर, दूसरे के लिए। यानी पहले को वुमेन आरक्षण को एक्चुअल में यूज़ किया जा रहा है ताकि जो दूसरा है यानी डिलिमिटेशन बिल है उसके बारे वो छुप जाए। असल में मेन मकसद है डिलिमिटेशन को, लेकिन वुमेन आरक्षण को लाया जा रहा है राजनीतिक के हिसाब से ताकि वुमेन को लगेगा हाँ हमारी बातचीत हो रही है, उससे जो है वोट जो है जो इस तरह के काम कर रहे हैं उनको मिलेगा। लेकिन और एट द सेम टाइम डिलिमिटेशन भी ये हो रहा है दोस्तों।
यानी जहाँ पे आबादी ज़्यादा होगी वहाँ पे सीटें ज़्यादा होगी, ये इसका मतलब है। ओके, चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं और अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, आपको और समझ में आएगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। द गवर्नमेंट कह रहे गवर्नमेंट का जो जोर है, इंसिस्टेंस ऑन बंडल, ये तो हमने पढ़ लिया, सॉरी इसको हमने पढ़ लिया है दोस्तों। तो फॉर्मलिज्म यहाँ पे स्वीपिंग, एक बहुत बड़ी जो रीलोकेशन है, बदलाव या बंटवारा है ऑफ लोकसभा सीट्स का, दैट जो कि वुड रीशेप, बदल देगा द फेडरल कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट के संरचना को क्या है बदल देगा पूरा, टू द एडवांटेज, फ़ायदे के लिए, ऑफ उन राज्यों के फ़ायदे के लिए, वेयर जहाँ के भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी इंजॉयस मज़ा ले रही इलेक्ट्रल डोमिनेंस का, वोट के जीतने का, जहाँ पे इलेक्ट्रल डोमिनेंस जहाँ पे बीजेपी जीती हुई है उन राज्यों को फ़ायदा होने वाला है, एंड और एट द एक्सपेंस, और उस कीमत पर होने वाला दोस्तों, उन राज्यों की कीमत पर, वेयर जहाँ पे इट हैज़ बीन, जो कि रह चुकी हिस्ट्री, ऐतिहासिक तौर से कमज़ोर रह चुकी, यानी ऐसे राज्य जहाँ पे बीजेपी ऐतिहासिक तौर पे कमज़ोर रही है वहाँ पे जो है उसका नुकसान होने वाला है, और जहाँ पे बीजेपी ज़्यादा है दोस्तों उसका फ़ायदा होने वाला है। ओके, चलिए हम इसको पढ़ते हैं, ऊपर करते हैं आपके लिए। ओके, कह रहे कि व्हेन इंडिया जो डेसेनियल सेंसस, यानी जो हर 10 साल में जो होता है, जो सेंसस जो होता है, जनगणना जो होती है वो 10 साल में, उसको जब टाल दिया गया था फॉर मोर देन 5 ईयर, 5 साल उसको जो टाला जा रहा, विदाउट एक क्लियर कट, डेफिनेटिव क्लियर कट और रेशनल या लॉजिकली समझ में आने वाले क्या है एक्सप्लेनेशन के, ये कारण के, फ्रॉम द बीजेपी के जो नेतृत्व, जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो टाला जा रहा है दोस्तों जनगणना को 5 सालों से, कह रहे कि द पॉलिटिकल लॉजिक, इसमें जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो लॉजिक है वाज नॉट, ये मुश्किल नहीं है टू डिसेंड, कि आप इसको समझ सके। डिसेंड मतलब होता है पहचानना, मुश्किल नहीं है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। ये इसीलिए किया जा रहा है दोस्तों ताकि जो है पॉलिटिकल ये जनगणना ना हो, क्योंकि अगर जनगणना हुआ नहीं तो उसमें क्या होगा दोस्तों, हर जगह पे जहाँ पे बीजेपी की सीटें नहीं हैं, जहाँ पे बीजेपी के समर्थक नहीं हैं, जब जनगणना होगा तो वहाँ पे आबादियाँ बढ़ेंगी तो सीटें भी बढ़ेंगी, तो इससे बीजेपी के जो सीटें, जो जिस तरीके से कम सीटें थी अब वो ज़्यादा बढ़ेंगे, तो दूसरे हर तरह के मतदाता पैदा होते हैं, कोई इस पार्टी को वोट देगा, कोई उस पार्टी को वोट देगा, तो ये जनगणना करना ही नहीं चाह रहे एक्चुअल में। तो कह रहे कि इसीलिए नहीं करता दोस्तों, है ना। 2021 का जो जनरल सेंसस जो था वाज फर्स्ट, पहले टाल दिया गया था दोस्तों, ये बताते हुए साइटिंग कोविड-19 की वजह से, बट नो रीज़न, कोई भी ख़ास वजह वाज ऑफर्ड, बताया गया था, फॉर दी क्या है सक्सेसिव, लगातार डिफरेंस टाल मटोल का, दैट फॉलोड, जो कि जारी रहा, यानी बार बार जो है ये टाल मटोल जो करते रहे, उसके लिए कोई क्लियर कट रीज़न अभी तक नहीं बनाया गया। अनटिल, ये जब तक था, इट वाज क्वाइटली, जब आराम तरीके से पूरी चुपचाप से घोषणा कर दिया गया, दैट द एक्सरसाइज, यानी जनगणना जो है वुड बी कैरिड, उसको किया जाएगा दोस्तों, कैरिड आउट इन 2026 या 27 के दरमियान में किया जाएगा। उस वक्त तक टाला गया कि 2026 से और 27 के दरमियान में ये जनगणना किया जाएगा। आई एम सॉरी दोस्तों, वेरी वेरी सॉरी। कह रहे कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस के, एक मिनट मैं पढ़ता हूँ दोस्तों, जस्ट गिव मी सम टाइम। संविधान के अनुसार, है ना, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार, द फ्रीज, ये जो रोक लगी थी ऑन इंटर स्टेट, राज्यों के अंदर का जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो उनका जो तकसीम करना था या उसको बांटने का था लोकसभा सीट्स का, पेज मतलब जो जुड़ा हुआ था वो 1971 के सेंसस से, वाज सेट टू, उसको एक्सपायर होना था दोस्तों, ठीक है। ये चूँकि ऊपर हो गया इसलिए हम इसको ऊपर करेंगे, ठीक है। तो ये क्या वाज सेट टू, क्या था दोस्तों, एक्सपायर उसको होना था, कहाँ गया, उसको एक्सपायर होना था ओनली, कब, ओनली आफ्टर, उसके बाद ही, द फर्स्ट सेंसस, जो कि जनगणना होना था कंडक्टेड, जिसको किया जाता आफ्टर द ईयर ऑफ 2026 के 1 साल के बाद, या 2026 के बाद जब उसको जारी किया जाता।
समझ में आ रहा दोस्तों? यानी संविधान के अनुसार राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के बंटवारे पर जो रोक फ्रीज जो था 1971 के जनगणना के आधार पर जो लगी थी, वो 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के प्रकाशित होने के बाद ही ख़त्म होनी थी। 1971 का जो लिमिटेशन लगा हुआ था उसको 2026 के सेंसस के बाद ही ख़त्म होना था, लेकिन यहाँ पे इतना इंतज़ार नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये था दोस्तों, दिस मेंट दैट इन द नॉर्मल कोर्स, यानी नॉर्मल सामान्य स्थिति में डिलिमिटेशन जो है ये क्या होना था दोस्तों, यानी जिसको परिसीमन बोलते हैं, यानी सीटों का बंटवारा जो आबादी के हिसाब से जिसको परिसीमन बोलते हैं दोस्तों, वुड हैव, वो क्या करता दोस्तों, वो होता, ठीक है, ओके, वुड हैव बीन, वो होता बेस्ड ऑन, आधार किस चीज़ पर, 2031 के जनगणना के हिसाब से होता है ना। अगर ऐसा बाय डिलेइंग, लेकिन इसको देर करते हुए जनगणना को सेंसस टू 2026 से 27 के दरमियान को, यानी 26 से 27 तक डिले करते हुए, ठीक है। अब जो यानी कब हुआ था दोस्तों, 2001 में हुआ था, उससे लेकर अब तक जो डिले करते करते द गवर्नमेंट ने सुनिश्चित किया दोस्तों, इंश्योर दैट द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, यानी जो परिसीमन का जो काम है, कुड बी इनिशिएट, को शुरू किया जा सकता है ऑन इट्स, उसके प्रीफर्ड, यानी मन चाही जो टाइमलाइन है, ठीक है, इस्तेमाल करते हुए 2026 से 27 के सेंसस को, रादर देन, बजाय इसके के, है ना, याद रखना कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है, रादर देन, ओके, रादर देन और वन, जो कि किया जाता उसको 2031 में। समझ में आ रहा? यानी जनगणना को जो 2026 से 27 तक टालकर सरकार ने ये सुनिश्चित किया, इस बात को यकीनी बनाया कि परिसीमन जो है उसकी पसंद के समय पर शुरू हो सके, और 2031 के बजाय 2026 से 27 तक की जनगणना का उपयोग हो, 31 के बजाय 2026-27 के सेंसस का उपयोग हो जाए, और उसको अपने मनपसंद टाइम के हिसाब से, ताकि डिलिमिटेशन बिल जो है उसको सही से पास किया जा सके और अपने फेवर में किया जा सके। अब शायद ये समझ कर के नाउ परहैप्स, शायद रियलाइजिंग, ये समझ करके दैट के एनी डिलिमिटेशन के जनगणना के बाद परिसीमन में कई साल लगेंगे। एनी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो होगा दोस्तों उस जनगणना के बाद वुड इटसेल्फ, खुद ब खुद लेगा वो कम से कम कई साल टू कंक्लूड, उसको अंजाम में लाने का या उसको ख़त्म करने का, आफ्टर दी 2026-27 के सेंसस के बाद, यानी 2026-27 के जनगणना के बाद परिसीमन में कई साल लगेंगे, और ये 2029 के चुनाव तक तैयार नहीं होगा। एंड देयरफॉर, इसी तरीके नॉट बी रेडी, तैयार नहीं होगा, इवन यहाँ तक के फॉर द 2029 के लोकसभा इलेक्शन तक के लिए भी, चुनाव तक तैयार नहीं होगा। सरकार बहुत जल्दी में 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करना चाहती है, ठीक है। द गवर्नमेंट अपीयर, दिखती है, टू बी, बहुत जल्दी, इन अ टेयरिंग हरी का मतलब होगा दोस्तों बहुत ज़्यादा जल्दी में होता है, टू प्रोसीड, के वो आगे बढ़े, विथ डिलिमिटेशन, यानी परिसीमन वाले जो काम है इन सीटों के बंटवारे में, ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर, कि पिछले जो मुकम्मल किए गए, ख़त्म किए गए जो जनगणना था, दैट ऑफ, जो कि क्या था दोस्तों 2011 के बेसिस पर, आधार पर। हालांकि अभी बहुत चेंज हो चुका था, लेकिन अभी जो अगर जनगणना उनको करना चाहिए, लेकिन अभी वो नहीं कर रहे हैं, चूँकि उनको अगर वो ऐसा करेंगे तो उस हिसाब से उनको जो है जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। करना चाहती है 2011 के जनगणना के आधार पर परिसीमन करना चाहती है। कह रहे कि ये जो 31वां संशोधन बिल है संविधान के अनुच्छेद व्हाटएवर और 334A में बदलाव कर देता है। चलिए दोस्तों हम इसको आगे करते हैं। अगर आप ठीक है ऊपर करते हैं दोस्तों, ओके।
तो दोबारा पढ़ेंगे। कह रहे कि ये जो द 31 को जो अमेंडमेंट बिल जो है, बदलाव का जो बिल है, ये सिर्फ बदलाव ये बदल देता है दोस्तों आर्टिकल 55 को, 81 को, 82 को, 170 को और 330 को और 332 को भी, एंड 333(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के इस अनुच्छेद को, इस संशोधन बिल संविधान के इस अनुच्छेद को क्या करता है दोस्तों, बदलाव कर देता है। अमेंड्स का मतलब यहाँ हो गया दोस्तों बदलाव पैदा कर देता है। इट्स मोस्ट कंसिक्वेंशियल चेंज, उसका जो सबसे ज़्यादा कंसिक्वेंशियल नतीजा, परिणाम देने वाला जो बदलाव होगा दोस्तों, जो प्रभाव करने वाला जो असर होगा, आर द फॉलोइंग, वो ये सब है। आर द फॉलोइंग, ये सब। पहले क्या होगा, इट रेजेस द सीलिंग, वो बढ़ा देगा दोस्तों सीलिंग ऑन द लोकसभा मेंबरशिप, लोकसभा के जो सदस्यता पर वो किससे बढ़ जाएगा दोस्तों, 530 से लेकर के इलेक्टेड 533 जो चुने हुए सदस्य हैं वो उन राज्यों फ्रॉम स्टेटस एंड 20 और 20 से फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित जो टेरिटरीज़ है उसको बढ़ा करके 537 से 815 कर देगा और 20 को लेकर के 35 कर लेगा रिस्पेक्टिवली मतलब उसी अनुसार, यानी क्या होगा, 530 को 815 कर देगा और 20 की जो सीट थी दोस्तों वो बढ़ करके 35 हो जाएगी, उसको रिस्पेक्टिवली बोलते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिवली मतलब समझा, मतलब ये है कि जैसे दो आदमी हैं, दो आदमी को क्या देना है दोस्तों, चॉकलेट देना है। ठीक है, अब जैसे मैंने दो आदमी को चॉकलेट दे दिया, अब चॉकलेट मेरे पास दो और पड़े हुए हैं, तो मैं बोलूँगा प्लीज़ टेक द चॉकलेट रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब है, यानी एक तुम लो और एक तुम लो, यानी ये बराबर तकसीम कर दो, ये है मतलब। टू ए पोटेंशियल, हो सकता है कि जो हाउस यानी जो पार्लियामेंट का जो हाउस होगा वो एफ ऑफ 85 का 850 लोग होंगे इसके अंदर। सेकंड, दूसरा क्या असर पड़ेगा दोस्तों इस बिल से, इट रिप्लेसेस, वो बदल देगा एग्जिस्टिंग जो मौजूदा जो अभी हाल फिलहाल का जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जो परिभाषा है ऑफ पॉपुलेशन का, आबादी का, विच जो कि तय करता है कि 1971 के जनगणना को फॉर द सीट, उस सीट के लिए सीट बंटवारे के एलोकेशन के लिए, एंड और 2011 के जनगणना को फॉर बाउंड्री डिमार्केशन, सीमा को तय करने के लिए। फॉर बाउंड्री डिमार्केशन का मतलब क्या हो गया, सीमा को तय करने के लिए। ओके, बाउंड्री डिमार्केशन, सीमा तय करना कि भाई जितना 1971 में सेंसस, 1971 के सेंसस में ये हो गया था कि भाई इतनी पर्टिकुलर सीट से है, चाहे इतनी पर्टिकुलर सीट्स इस राज्य से आएगी, चाहे उस राज्य की आबादी बढ़े या घटे। अब यहाँ पे डिलिमिटेशन, जो उस लिमिट को जो ख़त्म किया जा रहा है, उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, उसकी वजह से ये होगा कि जहाँ आबादी ज़्यादा होगी वहाँ पे जो है क्या नाम है, सीटें भी ज़्यादा होगी। तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हो गया दोस्तों। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, डिमार्केशन जो पढ़ लिया दोस्तों। और ठीक है यार इतना छोटा है बॉस, तो इसको पढ़ेंगे। तो डिमार्केशन विथ एन, अब जो ये बदलेगा दोस्तों बाउंड्री डिमार्केशन को एक खुला हुआ, ओपन एंडेड, बिल्कुल ख़त्म किया हुआ जो फॉर्मुलेशन, यानी बिना कुछ लिपट के खुला हुआ है, और ऐसा खुला हुआ है कि जिसका कोई सीमित नहीं है, उसकी बनावट के साथ बदल देगा। अब पहले क्या है, पहले एक सीमित था, इसकी जगह एक खुला नियम लाता है। ओपन एंडेड का मतलब होता है जिसे कभी भी बदला जा सके, यानी विथ एन ओपन एंडेड फॉर्मुलेशन, इसकी जगह एक खुला नियम लाता है। ठीक है, चलिए दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों। पॉपुलेशन, ये जो आबादी होगी, शेल मीन, इसका मतलब क्या होगा कि जो सेंसस होगा दोस्तों, ये जनगणना होगी एज पार्लियामेंट, जैसे कि पार्लियामेंट में भी वो तय करेगी, में हो सकता है बाय लॉ, कानून के हिसाब से डिटरमिन तय किया जाएगा कि जनगणना क्या है भाई, वो अब पार्लियामेंट तय करेगी। यानी पहले क्या सब फिक्स था, अब सरकार तय करेगी कि कौन सी जनगणना मानी जाएगी। समझ में, सरकार क्या है, लोगों की गिनती जिसके सेंसस को देखेगी, फिर इलाकों की लाइन बदलेगी, परिसीमन जिसको बोलते हैं, और सीटों का क्या है, नया बंटवारा करेगी।
यानी मान लीजिए कि मान लो दो इलाके, इलाका ए इलाका बी, इलाके ए में बहुत सारे लोग हैं, इलाका बी में कम लोग हैं। अब क्या होगा, इस बिल के आने के बाद क्या होगा दोस्तों, अगर परिसीमन हो जाता है तो इलाका ए को ज़्यादा सीट मिलेगी, इलाका बी को कम सीट मिल सकती है। तो इसका असर क्या होगा, ज़्यादा सीट ज़्यादा ताकत, कम सीट कम असर। तो जब जहाँ ज़्यादा लोग वहाँ ज़्यादा सीट, ज़्यादा सीट मतलब ज़्यादा पावर होगा। कि अब कौन सी जनगणना इस्तेमाल होगी, संविधान तय नहीं करेगा बल्कि साधारण कानून से तय होगा, जिसे साधारण बहुमत से बदला जा सकता है। द चॉइस के चॉइस ऑफ विच, कि कौन सा सेंसस जनगणना टू यूज़, उसको इस्तेमाल करना है, इज़ नो लॉन्गर, वह अब बाकी नहीं रहा निर्भर, यानी छोड़ नहीं दी गया उसको कि भाई संविधान तय करेगा, लेकिन अब वो निर्भर हो गया दोस्तों किस पर, विल डिपेंड, और निर्भर होगा किस पर दोस्तों, ऑन ऑर्डिनरी, साधारण बिल पर, जो कि चेंजेबल है, जिसको बदला भी जा सकता है बाय सिंपल मेजॉरिटी, सीधे साधे साधारण मेजॉरिटी से बदला जा सकता है। यानी पार्लियामेंट तय करेगी, पहले संविधान तय करता था, अब पार्लियामेंट तय करेगा, और पार्लियामेंट में ज़्यादा सीट किसकी होगी, वही बीजेपी की होगी। तो जो जैसा बीजेपी चाहेगा वैसे होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इसके हिसाब से, एडिटोरियल के हिसाब से बड़ा ख़तरनाक है। थर्ड क्या होगा, थर्ड क्या असर होगा दोस्तों, इट डिलीट्स, वो ख़त्म कर देगा द थर्ड प्रोविज़न, तीसरा जो प्रावधान जो दिया गया था आर्टिकल्स में के 82 और 170 को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। ओके, कह रहे हैं कि 1976 के 42वें संशोधन से लागू जो है सीटों के बंटवारे पर जो रोक, जिसे 2001 में आगे बढ़ाया गया था, ये सुनिश्चित करती थी कि जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या नियंत्रण कर ली है वो सीटें नहीं खाएंगे। कह रहे कि एक रुकावट जो है ऑन सीट एलोकेशन पर, सीटों के बंटवारे पर, दैट हैज़ बीन, जो कि रहा है कानून के अंदर बहुत दिनों से, कब से 42वां जो संशोधन जो हुआ था दोस्तों, अमेंडमेंट हुआ था किसका, 1976 के बिल का, एंड एक्सटेंड, और उसी को बढ़ा दिया गया था दोस्तों बाय द 48वीं संशोधन के ज़रिए। ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं दोस्तों, आगे पढ़ेंगे, पहले हम इसको मिटा देते हैं, आगे करते हैं अमेंडमेंट। ठीक है, ओके, तो ये हमने पढ़ लिया अमेंडमेंट से, और एंड एक्सटेंड ये पढ़ लिया अमेंडमेंट ऑफ 2001 से, जो कि गारंटी देता था दोस्तों उन राज्यों को, स्टेट दैट हैड स्टेबलाइज, जिन्होंने अस्थिर कर दिया था दोस्तों देयर पॉपुलेशन को, यानी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया था, दैट के 1976 के उसमें क्या था दोस्तों, दे वुड नॉट, वो कम नहीं करेंगे पार्लियामेंट की, यानी पार्लियामेंट की जो सीट्स होगी दोस्तों, एज अ कॉन्सिक्वेंस, परिणाम के तौर पे, यानी अगर उन्होंने बच्चे कम पैदा किए, अपनी आबादी को कंट्रोल किया, इसका परिणाम ये नहीं मिलेगा कि उनकी सीटें कम हो जाएगी। तो इस चीज़ पर रोक लगा दी गई थी पहले, लेकिन अब ये जो सेफ्टी है दोस्तों, सेफ गार्ड जो है, ये प्रोटेक्शन जो है, इज़ नाउ रिमूव, अब ख़त्म कर दिया गया। अब क्या है, जहाँ आबादी ज़्यादा वहाँ सीटें ज़्यादा होंगी, ये तो काफ़ी डेंजर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं दोस्तों आपके लिए। ओके, कहते हैं कि मेंबर्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट, जो यूनियन जो कैबिनेट है उनका जो मेंबर्स है, ओके, उनके जो सदस्य लोग हैं, यानी गृह मंत्री अमित शाह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सहित जो मंत्रियों ने कहा था, है ना, ऑफ द यूनियन, जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं होम मिनिस्टर, है ना, गृह मंत्री भी हैं, अमित शाह साहब हैं, और कॉमर्स मिनिस्टर जो वाणिज्य है मिस्टर पीयूष गोयल है, हेड इशू ने यकीन दिलाया था कंट्री को, देश को, कि दैट द एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शनल ऑफ सीट्स, जो अभी मौजूदा जो प्रोपोर्शन जो हिस्सा है बट सीटों का ऑफ सीट्स हेल्ड बाय, जिसको के लिया गया है ईच राज्य के ज़रिए, हर राज्य के ज़रिए जो भी उनको सीट मिली है, विल बी मेंटेन, उसी तरह रहेगा, थ्रू एक यूनिफॉर्म इंक्रीज, यानी एक साथ बढ़ोतरी होगी। जब सीटों का बढ़ोतरा होगा तो एक साथ होगा, ये नहीं होगा कि क्या नाम है भाई, तमिलनाडु की सीटें कम है तो उसको सीटें कम मिलेंगी, तो ऐसा नहीं है जैसा कि ये कह रहे हैं। लेकिन लेखक साहब कह रहे हैं कि ये जो याद दहानी है, ये जो यकीन जो कराया है, ये पाता है कोई जगह, इसकी कोई जगह नहीं है दोस्तों इन द कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधानिक क्या है, संशोधन में कोई जगह नहीं है, ये खाली बस मुंह की बात है दोस्तों। ठीक है,
लेकिन ये क्या है दाव, इस संशोधन में कहीं नहीं लिखा है, खाली बातें हैं बस। आर्टिकल 81 सेकंड ए जो कि रिटेन अनचेंज, वो बाकी रहता है दोस्तों, बदलाव उसमें कोई बदलाव नहीं है। यानी अनुच्छेद 81(2)(a) कहता है कि सीट और जनसंख्या का अनुपात क्या है, सभी राज्यों में लगभग समान होना चाहिए। यानी ये जनसंख्या के हिसाब से सीट देता है, पुराने अनुपात को नहीं बचाता। कि ये जो अनचेंज रिटेन बाकी था, मेंडेस और ज़रूर करार देता है दैट के द रेशियो, जो रेशियो है दोस्तों बिटवीन सीट्स के दरमियान में और आबादी के दरमियान में, शेल बी द सेम, वो उसी तरह रहेगा फॉर ऑल राज्यों के लिए, मतलब तमाम राज्यों का। सो फार अब तक एज प्रैक्टिसेबल, यानी अब तक क्या है, जितना संभव हो, प्रैक्टिसेबल जितना संभव, विच इज़ ए, चलिए इसको भी पढ़ते हैं, आगे करेंगे दोस्तों, याद रखना कहाँ थे हम लोग, ठीक है। विच इज़ ए क्या है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शनली, क्या है जो कि विच इज़ पॉपुलेशन प्रोपोर्शनली, यानी आबादी के हिसाब से, प्रोपोर्शनैलिटी, रिक्वायरमेंट जो कि ज़रूरत है ना, रिक्वायरमेंट उसकी ज़रूरत है इस बिल के लिए, एंड डज नॉट, और बदलेगा नहीं, और डज नॉट बचाता नहीं है एग्जिस्टिंग, जो हाल फिलहाल का जो प्रोपोर्शंस है, इन्हें हाल फिलहाल के हिसाब से को नहीं बचाते, यानी जनसंख्या के हिसाब से जो है सीट देता है, पुराने अनुपात को नहीं बचाता एग्जिस्टिंग। यानी उसके अंदर बस खाली कहने का, उसके अंदर भी यही सारी बातें जो कही गई है, क्या भाई, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा वहाँ पे बिल ज़्यादा। बेस्ड ऑन द 2011 के सेंसस डाटा, कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के आधार पर, ठीक है, अ प्योरली पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल एलोकेशन, ठीक है, कि 2011 की जनगणना के आधार पर अगर 850 सीटें केवल जनसंख्या के हिसाब से बटी जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत असमान बढ़ोतरी होगी दोस्तों। क्या प्योरली अगर सिर्फ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिस्से के हिसाब से अगर बंटवारा हो, टू एन 800 क्या 850 सीट तक हाउस वुड प्रोड्यूस, वो उत्पाद करेगा दोस्तों शार्पली, बुरी तरीके से, अनइक्वल, जिसमें असमान होगी दोस्तों, असमान बढ़ोतरी होगी, ठीक है, असमान बढ़ोतरी होगी, और अक्रॉस द रीजन, पूरे इलाकों में जितने रीजन से जहाँ भी ये होगा, उसमें कई असमान जो है ना, अलग अलग क्षेत्रों में जो भी होगी उसमें असमान बढ़ोतरी होगी, यानी बराबर नहीं होगी बढ़ोतरी। क्यों? इसलिए कि कई राज्यों में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो सीटें बहुत ज़्यादा होगी, कुछ राज्यों में सीटें कम हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, तो असमान बढ़ोतरी होगी। ऐसा नहीं कि जैसा अमित शाह साहब कह रहे थे कि यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट होगा एक साथ सब मिल करके, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे द हिंदी हार्टलैंड, तो हिंदी बोलने वाले की जो ज़मीन है, राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है आपका, ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड दिल्ली की बात करें, विच जो कि करंटली होल्ड, उनके पास है 2007 543 में से 260 सीट तो यहीं से आती है, 200 अकेले वुड सिक्योर, वो अब उनके पास कितनी हो जाएगी, 366। क्यों भाई, एक 77% बढ़ोतरी हो जाए, 366 सीट अब इन्हीं अकेले इन्हीं में से आएगी विद देयर शेयर, क्योंकि वो जो उनका हिस्सा है आबादी की वजह से राइजिंग, उठते हुए फ्रॉम 38.1% से लेकर के 43% तक का शेयर है दोस्तों आबादी में। करेंगे द साउथर्न जो स्टेट है, साउथ के जो स्टेट है, जैसे तमिलनाडु हो गया, ठीक है दोस्तों, आप आगे पढ़ते हैं, इसको सबको बंद करते हैं, तमिलनाडु, ओके, और जो तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, केरला है, और पौंडीचेरी की बात करें विथ 100, वहाँ पे 132 सीट होगी नाउ, जो अभी 132 सीट, अब वुड रिसीव ओनली, उनको सिर्फ कितना मिलेगा दोस्तों, बढ़ोतरी 176% का, यानी 33% इंक्रीज़ होगा, वाइल जबकि उनका जो शेयर है दोस्तों वो पूरी तरीके से गिरेगा दोस्तों, फ्रॉम 24.3% से लेकर के बुरी 20.7% तक का गिर जाएगा। कह रहे द ईस्टर्न जो स्टेट्स है, राज्य है, वुड स्लिप, वो भी नीचे गिर जाएगा दोस्तों, फ्रॉम 14.4% से लेकर के 13.7% तक का गिर जाएगा। क्या दो नॉर्थन ईस्ट जो है फ्रॉम 4.4% से लेकर के 3.8% तक। क्या द वेस्ट एंड द
नॉर्थर्न जो नॉन हिंदी स्टेट है, जो हिंदी के अलावा जहाँ पे राज्य है दोस्तों, वुड रिमेन, वो बाकी रहेगा रफली अनचेंज, लगभग वो उसमें चेंज कोई नहीं होगी। स्टेट वो राज्य दैट जिसने के खर्च किया है दोस्तों, कई वक्त लगा दिया सो बनाने का, बिल्डिंग देयर हेल्थ, सेहत की बिल्डिंग बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हॉस्पिटल, एजुकेशन एक्सेस यानी एजुकेशन को सब देख सकते हैं वहाँ पे, एजुकेशन का सबको मौका दिया जाता है। एंड वुमेन्स, और वुमेन के जो एजेंसी है यानी वुमेन की जो एक लाइन है, वुमेन की जो है दैट जिन्होंने क्या है ब्रोट, जो लेकर क्या है फर्टिलिटी यानी बच्चा पैदा करने की जो ताकत होती है उसको गिरा दिया, यानी बच्चा कम पैदा किया ना, वो अब उनको सामना करना पड़ेगा रिडक्शन, एक कम प्रतिनिधित्व तो अपने इन देयर शेयर ऑफ डेमोक्रेटिक पावर, यानी राजनीतिक पावर के को जो शेयर करना चाहिए अपनी स्टेट के हिसाब से, राज्य के हिसाब से, उसके अंदर उसको कमी दिखेगी। क्यों? इसलिए कि वहाँ पे आबादी बहुत कम है। जब आबादी कम है तो उनको क्या मिलेगा दोस्तों, सीटें बहुत कम मिलेगी। जब सीटें कम मिलेगी तो उनको जो है उनकी जो ज़्यादा जो है वहाँ पे, वहाँ उनके लोग जो है ज़्यादा दिखेंगे नहीं। कहाँ नहीं दिखेंगे दोस्तों? राज्य में नहीं दिखेंगे। ठीक है, फॉर डिक्शन देश ओके हमने पढ़ लिया। वाइल जबकि वो राज्य जिन्होंने जो कि पीछे रह गए इन सब चीज़ों पर, ऑन दिस यानी फर्टिलिटी वहाँ पर निकाले, बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, स्टैंड वो खड़े हैं टू गेन द मोस्ट सीट, ज़्यादा सीट उनको मिलने वाली। स्टैंड टू गेन का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए खड़े हैं, ज़्यादा सीटों का फ़ायदा होने वाला। दे ऑलरेडी पहले से ही जो वीकेंड फिजिकल फेडरलिज्म, पहले से जो है क्या है फिजिकल फेडरलिज्म जिसको बोलते हैं दोस्तों, केंद्र जो पैसा देती है दोस्तों राज्यों को, यूपी को दिया, बिहार को, जो केंद्र की तरफ से, उसको फिजिकल फेडरलिज्म होता है। तो अब क्या होगा कि जहाँ पे सीटें ज़्यादा होंगी वहाँ एमपी एमएलए ज़्यादा होंगे। एमएलए जब ज़्यादा होंगे दोस्तों तो वहाँ पे राज्य का जो केंद्र का पैसा वहाँ पे ज़्यादा जाएगा। जहाँ पे सीटें कम होगी तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसी को फिजिकल फेडरलिज्म बोलते हैं। वुड नाउ भी क्या हो जाएगा, कंपाउंडेड, क्या है, कम कर दिया जाएगा बाय डिमिनिश्ड, कैसे कम करके, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को, फॉर सोशल और सोशली तौर से, इकोनॉमिकली और अर्थव्यवस्था के हिसाब से एडवांस यानी आगे बढ़े हुए राज्यों के लिए ये कम हो जाएगा। कंपाउंडेड का मतलब होता है और ज़्यादा ख़राब होना, यानी पहले से कमज़ोर। आर्थिक संघवाद बोलते हैं, फिजिकल फेडरलिज्म को बोलते हैं दोस्तों आर्थिक संघवाद या संघवाद जिसको बोलते हैं, ख़राब हो जाएगा क्योंकि विकसित राज्यों की राजनीतिक ताकत और घटेगी। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, राजनीतिक जो ताकत है उनका जो प्रतिनिधित्व है वो घट जाएगा क्योंकि आबादी के हिसाब से उनको सीट कम मिलेगी। कंपाउंडेड का मतलब क्या होना दोस्तों, ख़राब हो जाना। सोशियो इकोनॉमिकली एडवांस मतलब हो तो उन राज्यों के लिए जो सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे हैं। सोशली इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से आगे हैं। ठीक है, अब देखिए चलिए हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों। आपके लिए कह रहे हैं कि दैट दिस लेजिस्लेशन, ये इसको हमने ऊपर करते हैं दोस्तों, तो इसको रीड करेंगे। दैट दिस लेजिस्लेशन, कह रहे हैं कि ये जो बिल जो है दोस्तों कि दिस लेजिस्लेशन, ये जो बिल है, इज़ बीइंग रश थ्रू, बहुत तेज़ी में लाया जा रहा है। रश थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ को घसीट करके जल्दी ले लाया जाना। विथ बेयरली, जो कि बहुत ही कम, बहस एनी टाइम, कोई भी टाइम दिया जा रहा हो फॉर पब्लिक डिबेट, लोगों के बातचीत के लिए कि भाई इस पर बिल ला रहे हो तो लोगों का राय तो सुनो। जस्ट सिर्फ कुछ दिनों पहले, जस्ट डेज बिफोर के वोटर्स जो है वोट देने वाले इन टू क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण राज्यों में कि वो गो टू द पोल्स, उनको वहाँ पे वो पोल के लिए जाने वाले हैं, वहाँ इलेक्शन होने वाला है। मेक्स, ये बनाता है द टाइमिंग, इस टाइमिंग को, यानी इस टाइमिंग में ये लिमिटेशन वाला बिल लाना इवन मोर, ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही सस्पेक्ट बनाता है। क्यों लाया भाई इस टाइम पे? क्यों? ताकि लोग जो है ध्यान भटक जाए, लोग ओरिजिनल मुद्दे पे न बात करें, इधर उधर की बात करते रहें कि भाई ये वो, और नेता भी इवन यहाँ तक के बात करते रहे। तो नेता भी बजाय इसके कि आपस के मुद्दों की बात करें, लेकिन इस पर, और दूसरी तरफ से फ़ायदा ये है कि औरतों को लगेगा कि भाई हमारे लिए बात हो रही है, और वुमेन आरक्षण की बात हो रही है और इस तरह की बात हो रही है, तो उस हिसाब से औरतों को भी वोट जो है उनको ज़्यादा मिलेगा। तो ये काफ़ी जो है टाइमिंग जो है बहुत चालाकी से इसको तय किया गया है, जैसा कि
यहाँ बताया जाए नहीं, ये बिल क्या है, बहुत जल्दीली पास किया जा रहा है बिना जनता की चर्चा के और चुनाव से ठीक पहले। इससे समय और भी संदिग्ध लगता है। रश थ्रू का मतलब होता है जल्दी में पास करना, सस्पेक्ट मतलब शक पैदा करना, ठीक है। देयर इज़ नो रीज़न, कह रहे कि ये कोई कारण नहीं है वाई वुमेन्स के वुमेन का जो आरक्षण है कैन नॉट बी इम्प्लीमेंट, लागू नहीं किया जा, कोई कारण नहीं, लागू किया जा सकता है बिल्कुल विद इन द एग्जिस्टिंग। अभी जो हाल फिलहाल के जो 547 की जो सीट है लोकसभा की, है ना, बाई डेजिग्नेटेड तय करके उनको कंस्टिट्यूंसीज जो उनके इलाकों को तय कर दिया जाए फॉर वुमेन के लिए, ऑन अ रोटेशनल बेसिस, बार बार घुमा करके उनके लिए तय कर दिया जाए। तो इसकी वजह से वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है, वुमेन का आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इसलिए जो है ऐसा कोई कारण नहीं है कि भाई महिलाओं का आरक्षण जो है वो मौजूदा जो है 543 सीटों वाली जो है लोकसभा में लागू नहीं किया जा सकता, जहां सीटों यानी इलाकों को बारी बारी से महिलाओं के लिए तय किया जा सकता है। कह रहे कि ऐसा अप्रोच है टू द अपोजिशन, एक ऐसा पहुंच है कि ये तो विपक्ष के लिए हैड प्रेस जिसने दबाव डाला था फॉर आफ्टर द पैसेज ऑफ द 166 अमेंडमेंट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये एक ऐसी पहुंच थी, यानी एन अप्रोच, ये एक ऐसी पहुंच थी। ओ माय गॉड, इट्स बिकम टू बिग, या ओके, सो आई गोना मेक इट लिटिल बिट। कह रहे कि ये एक ऐसी पहुंच थी, एक ऐसा तरीका था जिसको, यानी ये वाला कौन सा तरीका दोस्तों, रोटेशनल बेसिस पे, वुमेन के लिए रोटेशनल बेसिस पे हो जाए, ये एक ऐसा तरीका था जिसको अपोजिशन ने, द अपोजिशन हैड प्रेस, जैसा दबाव डाला था दोस्तों फॉर, इसके लिए, इस काम को, इस तरीके को अपनाने के, लागू करने के लिए, आफ्टर द पैसेज ऑफ 106वां जो संशोधन था उसके पास होने के बाद। कह रहे कि अब नई बात शुरू हो रही है। नई बात क्या शुरू हो रही है कि एमपीज फ्रॉम द, उन राज्यों से एमपी जो कि खड़े हैं, दैट स्टैंड, जो कि खड़े हैं टू लूज़, कि वो कम कर देंगे, घटा देंगे, प्रोपोर्शनल यानी उनके हिसाब से, हिस्से के हिसाब से, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व को लोकसभा स्टेट में मस्ट रेसिस्ट, वो क्या है, रोके, द बुलडोजिंग ऑफ लेजिस्लेशन, बिल को रोकने के लिए, बिल को गिराने के लिए कि उन्हें इस ज़बरदस्ती कानून पास कराने, बुलडोजिंग मतलब दबाव से पास कराना, रोके करने का विरोध करना चाहिए, बुलडोजिंग दबाव से पास करने का, ऑफ लेजिस्लेशन, इस बिल को पास करने का, रोकना, पास करना, क्योंकि ये भारत के संघीय ढांचे को प्रभावित करता है ऑन एन इशू, एक ऐसे मसले की वजह से जो कि, एक ऐसे इशू को देख के स्ट्राइक, हमला करता है दोस्तों भारत के संघीय ढांचे पर, एट द फेडरल फाउंडेशन, यानी एकता का जो ढांचा है दोस्तों ऑफ इंडियन यूनियन, इंडिया के एकता जो होती है दोस्तों, इंडियन यूनियन मतलब इंडियन गवर्नमेंट पर हमला कर रही है, इंडिया की डेमोक्रेसी पर। द कॉन्सिक्वेंसेस कहने के जिसका परिणाम होगा ऑफ लेटिंग दिस, अगर हम इसको पास होने दें, ऑफ लेटिंग दिस अमेंडमेंट पास होने को, आर वो है टू ग्रेव, इतना ख़तरनाक, टू कॉन्टेम्पलेट कि हम सोच नहीं सकते। कॉन्टेम्पलेट का मतलब हो इतना ख़तरनाक, ग्रेव का मतलब ख़तरनाक। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।